हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो चैप्टर नंबर 11 फॉरेन एक्सचेंज रेट स्टार्ट कर रहे हैं हम आज। मैक्रो इकोनॉमिक्स धीरे धीरे हम फिनिश करने वाले हैं 11th चैप्टर, देन एक चैप्टर रह जाएगा हमारा बीओपी। चलो जी, फॉरेन एक्सचेंज रेट चैप्टर स्टार्ट करें। बिफोर चैप्टर हमें पता होना चाहिए फॉरेन एक्सचेंज होता क्या है, फॉरेन करेंसी क्या होती है। तो पहले हम फॉरेन करेंसी की बात करते हैं। देखो, अब ग्लोबलाइज्ड जमाना है, मतलब हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में, तो इंडिया में व्यापार चल रहा है, हमारा बिजनेस इंटरस्टेट बिजनेस चल रहा है। हम सब कुछ कर रहे हैं आज के टाइम में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, और आज से ही नहीं कर रहे हैं, पहले से ही चलते चले आ रहे हैं। तो जैसे जैसे मनी इवॉल्व होते चली गई, हमें पता है हर कंट्री की अपनी अपनी करेंसी है। करेंसी में डिफरेंसेस है, डॉलर की वैल्यू कुछ और है, रुपी की वैल्यू कुछ और है, वियतनाम का की करेंसी कुछ और है। हर कंट्री की अपनी करेंसी और सबकी वैल्यूएशन उनके अकॉर्डिंग करी हुई है। तो अब दिक्कत कहाँ आती है, अगर सबकी करेंसी एक जैसी नहीं है ना, तो इंटरनेशनल ट्रेड में सबसे बड़ी दिक्कत है। जैसे कि इंडिया का अगर यूएसए के साथ ट्रेड है, तो इंडिया, हमारे पास रुपी है, यूएसए के पास यूएस डॉलर है, तो उसमें दिक्कत क्या आएगी, एक्सचेंज की, किस तरीके से पेमेंट करी जाए। इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आगे तो बहुत ज्यादा डिटेल में हर कोर्स में आप कुछ भी करोगे, फॉरेन एक्सचेंज के बारे में आपको समझना ही पड़ेगा। तो फॉरेन करेंसी क्या होता है, हम अगर फॉरेन करेंसी की बात करें तो अपनी डोमेस्टिक करेंसी को छोड़ दिया जाए, अगर इंडियन रुपी को छोड़ दिया जाए, तो बाकी वर्ल्ड में जितनी भी करेंसीज है हमारे लिए वो क्या होंगी, फॉरेन करेंसी होगी। डॉलर हमारे लिए फॉरेन करेंसी है, रूबल हमारे लिए फॉरेन करेंसी है, येन हमारे लिए फॉरेन करेंसी है, ठीक है। तो बात आती है फिर एक्सचेंज रेट क्या होता है। जब हम अपनी कंट्री की करेंसी को किसी फॉरेन करेंसी की कंट्री की करेंसी के साथ एक्सचेंज करते हैं, तो वहां पर किस रेशो में वो एक्सचेंज किया गया, उसी को क्या बोला जाता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट कहा जाता है। दो चीजें, फॉरेन एक्सचेंज समझ में आ गया, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब हो गया फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी क्या होगी, हमारी अपनी कंट्री की करेंसी को छोड़ दिया जाए तो फॉरेन की जो करेंसी है सारी, क्या सारी विदेशी करेंसी क्या हो जाएगी हमारे लिए, फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रेट क्या होता है, जिस रेट के ऊपर दो कंट्री की करेंसीज को आपस में एक्सचेंज किया जाता है उसको फॉरेन एक्सचेंज रेट कहते हैं। देखो जैसे यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है, सिंपल डेफिनेशन है, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। क्या कहता है, द रेट एट विच डोमेस्टिक करेंसी ऑफ अ कंट्री कैन बी एक्सचेंज फॉर अ फॉरेन करेंसी इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट। एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक यूएस डॉलर कितने का है इंडियन करेंसी में, फॉर एग्जाम्पल 83 रुपीज का दिया है। ये फ्लक्चुएट होगा, हो सकता है आज 87 रुपीज पर हो। तो यहाँ पर हमने क्या समझना है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट होता क्या है। फॉरेन एक्सचेंज रेट कौन सा रेट हो गया, जिस रेट के ऊपर हम दो कंट्री की करेंसीज को आपस में एक्सचेंज करते हैं। जैसे हम अगर इंडियन रुपी को यूएस डॉलर के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं, तो एक डॉलर के लिए हमें कितने रुपए देने पड़ते हैं, ये फॉरेन एक्सचेंज रेट हो गया। अब फॉरेन एक्सचेंज रेट कौन डिफाइन करेगा कि भाई एक डॉलर की वैल्यू 83 रुपीज है, 85 रुपीज है, 86 रुपीज है। तो इसमें हमें पढ़ने पड़ते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट कैसे कैलकुलेट किया जाता था। तो अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट कैलकुलेट करना है, फॉरेन एक्सचेंज रेट कैलकुलेट करने के मेथड होते थे दो। दो मेथड है। पहला मेथड है हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रेट में फिक्स एक्सचेंज रेट, और दूसरा मेथड है हमारे पास फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फिक्स एक्सचेंज रेट क्या हो गया, जहां पर गवर्नमेंट डिसाइड करती थी कि एक यूनिट फॉरेन करेंसी के लिए हम कितनी रुपी देंगे, या जब गवर्नमेंट अपनी मर्जी से रेट फिक्स करे तो उसे फिक्स एक्सचेंज रेट बोला जाता है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट वो रेट होता है जो कि डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर होता है। तो डिटेल में पढ़ेंगे, पहले हम फिक्स एक्सचेंज रेट की बात करें। इसमें फर्दर दो स्टैंडर्ड सिस्टम आते हैं, एक आता है हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम और दूसरा आता है एडजस्टेबल पेग सिस्टम। वन बाय वन समझते हैं जरा। हम पहले बात करेंगे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। हाँ जी, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या होता है, फिक्स एक्सचेंज रेट वो रेट है जहां पर रेट ऑफ एक्सचेंज सेट किया जाता है बाय द गवर्नमेंट एंड मेंटेन बाय द गवर्नमेंट। रेट कौन डिसाइड करेगी, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। उस रेट को मेंटेन कौन करेगा, गवर्नमेंट मेंटेन करेगी। गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी कि क्या रेट चलना है, किस रेट के ऊपर फॉरेन करेंसी को हमने एक्सचेंज करना है। अब अगर हम फिक्स एक्सचेंज रेट की बात करें, तो मैंने अभी बताया आपको फिक्स एक्सचेंज रेट में क्या है, दो दो चीजें आती है फिक्स एक्सचेंज रेट में। एक आता है हमारे पास गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम, और दूसरा आता है हमारे पास एडजस्टेबल पेग सिस्टम। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ये रहा देखो, फिक्स एक्सचेंज रेट में पहला आ गया हमारे पास गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम, और दूसरा आ गया हमारे पास एडजस्टेबल पेग सिस्टम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम की। देखो मैं पहले मीनिंग ये समझा देता हूँ, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम में क्या था। जब हम फॉरेन एक्सचेंज रेट को फिक्स रेट से फॉलो करते थे, तो फिक्स रेट में जो गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम था उसमें क्या करना होता था,
हर कंट्री को अपनी करेंसी को इन टर्म्स ऑफ गोल्ड कन्वर्ट करना पड़ता था। मान लो यूके और यूएसए का एग्जांपल लेते हैं जो इस स्लाइड में होगा कि यूके को अपनी करेंसी गोल्ड कन्वर्ट करनी है यूएसए के साथ, तो दोनों कंट्रीज क्या करती थी, अपनी करेंसी को गोल्ड में कन्वर्ट करती थी। फिर इस गोल्ड में रेशो देखा जाता था कि कितना रेशो निकल कर आ रहा है और आपस में एक्सचेंज करते थे। समझो, मान लो एक यूके का पाउंड है जिसकी वैल्यू बता दी गई कि 4 ग्राम ऑफ गोल्ड है। एक यूके पाउंड की वैल्यू कितनी है, 4 ग्राम ऑफ गोल्ड। और एक यूएस डॉलर की वैल्यू बता दी गई 2 ग्राम ऑफ गोल्ड। अब आप यहाँ पर लॉजिक लगाओ, जरा समझो। अगर मुझे इन दोनों को आपस में कन्वर्ट करना है तो रेशो क्या फॉलो करनी पड़ेगी मुझे, एक यूके पाउंड 4 ग्राम और एक यूएस डॉलर 2 ग्राम। मतलब मुझे अगर यूके पाउंड में तो 4 ग्राम मिल रहा है और डॉलर में 2, तो मुझे अगर 4 ग्राम खरीदना है तो मुझे डॉलर कितने देने पड़ेंगे, 2। यानी कि एक यूके पाउंड किसके बराबर हो गया, 2 यूएस डॉलर के बराबर हो गया। ये गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम था। इस रेट को बोला जाता था गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। नाउ पढ़ते हैं जरा एक एक पॉइंट। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम गोल्ड वाज टेकन एज कॉमन यूनिट ऑफ पैरिटी। यूनिट ऑफ पैरिटी मतलब किसी चीज को बेस मानकर कंपैरिजन करना। कॉमन यूनिट ऑफ पैरिटी क्या होता था, दोनों कंट्री की करेंसीज के बीच में गोल्ड को कॉमन यूनिट माना गया। ईच करेंसी वाज टू डिफाइन वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। यहाँ करेंसी नहीं है, यहाँ कंट्री है। हर कंट्री को अपनी करेंसी किसमें डिफाइन करनी पड़ती थी, इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। सबसे पहला काम क्या किया हमने, जैसे अभी एग्जांपल दिया कि हम अपनी कंट्री की करेंसी को किसमें कन्वर्ट कर लेंगे, गोल्ड में। देन अकॉर्डिंगली वैल्यू ऑफ करेंसी इन टर्म्स ऑफ अदर करेंसी was fixed considering gold value of each currency। वही एग्जांपल दिया है, इस लाइन का मतलब भी यही है कि पहले गोल्ड में असाइन किया, फिर गोल्ड में असाइन करने के बाद दोनों कंट्री की करेंसीज को आपस में क्या कर दिया था, रेशो निकाल दिया जाता था, रेशो में चेंज कर लेते थे। एग्जांपल फिर से पढ़ लेते हैं। कहता है एक यूके पाउंड में कितना गोल्ड आता है, 4 ग्राम ऑफ गोल्ड। एक यूएस डॉलर में कितना गोल्ड आ रहा है, 2 ग्राम ऑफ गोल्ड। तो इसका मतलब एक यूके पाउंड की वैल्यू कितनी होगी, 2 यूएस डॉलर। और यहाँ पर जो एक्सचेंज रेशियो बना वो कितना बना, 1:2 बन गया हमारे पास एक्सचेंज रेशियो। इसी सिस्टम को बोला जाता था गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम। अच्छा, इसका एक और नाम था, इसको और क्या कहा जाता था, मिंट पार वैल्यू ऑफ एक्सचेंज। तो अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ ले मिंट पार वैल्यू ऑफ एक्सचेंज क्या है, तो सिंपल आंसर होना चाहिए गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम। पहला मेथड होपफुली समझ में आ गया होगा। फिक्स्ड में ही दूसरा मेथड आता है हमारे पास एडजस्टेबल पेग सिस्टम। लिखा हुआ है ना, एक्सप्लेन पेग सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। तो इसको बोला जाता है एडजस्टेबल पेग सिस्टम। एडजस्टेबल पेग सिस्टम। एडजस्टेबल पेग क्यों बोला जाता है इसको, देखो हालांकि ये है तो फिक्स एक्सचेंज रेट ही, बट कुछ एडजस्टमेंट्स अलाउड थी। अगर कंट्री चाहे आपस में बार्गेन करके तो वो एडजस्टमेंट्स कर सकते थे रेट में, इसलिए इसको फिक्स्ड के साथ साथ एडजस्टेबल पेग सिस्टम भी कहा जाता था। देखो पढ़ते जरा इसमें पॉइंट। इसमें क्या हुआ, जैसे कि अगर हम एडजस्टेबल पेग सिस्टम की बात करें तो इसमें क्या किया गया, पहले जिस कंट्री को अपनी करेंसी को कन्वर्ट करना है सबको एक कॉमन करेंसी में अपनी वैल्यू को कन्वर्ट करना पड़ता था, दैट वाज डॉलर। मतलब किसी को भी किसी भी कंट्री के साथ अपनी करेंसी एक्सचेंज करनी है तो सबको अपनी वैल्यू पहले किस में कन्वर्ट करनी पड़ती थी, डॉलर में। फिर डॉलर की वैल्यू को गोल्ड में कन्वर्ट करते थे। समझो, पहले क्या किया, यूएस डॉलर में कन्वर्ट की। जिस भी कंट्री को, मान लो इंडिया को अपनी करेंसी कन्वर्ट करनी है जापान के साथ, तो हम अपनी करेंसी में देखेंगे कितना गोल्ड आ रहा है, वो अपनी करेंसी में, सॉरी अपनी करेंसी में देखेंगे कितना यूएस डॉलर आ रहा है, जापान वाले अपनी करेंसी में देखेंगे कितना यूएस डॉलर आ रहा है। फिर यूएस डॉलर की वैल्यूएशन करी जाती थी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड, फिर रेशो निकाला जाता था। अल्टीमेटली देखा जाए तो ये भी तो वही रहा, पहले यूएस डॉलर में कर दिया, फिर उसके बाद क्या कर दिया, गोल्ड में कन्वर्ट कर दिया। लॉजिक तो कोई नहीं बना, बस यूएस पावर में था, वो चाहता था कॉमन बेस क्या लिया जाए, यूएस डॉलर यूज किया जाए, बस, और कोई रीजन नहीं था इसके पीछे। इवन समझते हैं जरा इसको। इवन व्हेन इट वाज फिक्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज बट अलाउड सम एडजस्टमेंट, सो इट वाज कॉल्ड पेग सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। क्या था ये, फिक्स सिस्टम था बट कुछ एडजस्टमेंट्स अलाउड थी, इसलिए इसे क्या बोला जाता था, पेग सिस्टम ऑफ एक्सचेंज बोला जाता था। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम डिफरेंट करेंसीज वर पेग्ड टू वन करेंसी, इट इज यूएस डॉलर। अगर इस मेथड की बात करें तो इस मेथड में क्या करना पड़ता था, सबसे पहले हमें अपनी करेंसी को किस में कन्वर्ट करना पड़ता था, यूएस डॉलर में। फिर यूएस डॉलर को असाइन करी जाती थी एक गोल्ड वैल्यू, और वो भी किस रेट पर, फिक्स रेट होती थी। अब ये फिक्स कौन करता होगा,
जिनकी करेंसी वही फिक्स करते होंगे। फिर आता है, अब क्या करते थे, वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर इज अल्टीमेटली इंप्लाइड वैल्यू ऑफ दैट करेंसी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। देखो पहले क्या किया, डोमेस्टिक करेंसी को किस में कन्वर्ट किया, डॉलर में कन्वर्ट किया, फिर डॉलर को किस में कन्वर्ट किया, गोल्ड में कन्वर्ट किया, फिर वहां से रेशो निकाली जाती थी, देन सॉल्व किया, देन आपस में एक्सचेंज कर लिया जाता था। क्लियर? तो ये हो गया हमारा फिक्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। फिक्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज के बाद आता है हमारे पास फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। अब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट करंटली अगर हम बात करेंगे तो वर्ल्ड की सभी कंट्रीज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की फॉलो करती है। देखो फिक्स सिस्टम में बहुत सारी दिक्कतें थी। कौन डिफाइन करेगा कि एक यूएस पाउंड की वैल्यू 4 ग्राम गोल्ड के बराबर है? कौन डिफाइन करेगा कि भैया पहले इसको डॉलर में ही कन्वर्ट करो? तो फिक्स में तो दिक्कतें थी ना, मैं मेरी करेंसी में कह दूं भाई मेरे 1 रुपए की वैल्यू 4 ग्राम गोल्ड के बराबर है, तो एक्सचेंज कैसे होगा? तो डिफिकल्टीज थी इसमें ना, कॉमन बेस नहीं था, कोई तरीका नहीं होता था। तो इसको दूर करने के लिए हम किस पर शिफ्ट हो गए, फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस। जैसा कि मॉडर्न इकोनॉमी में अगर देखा जाए तो हर चीज इसी के ऊपर तो काम कर रही है, फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस, दैट मींस डिमांड एंड सप्लाई। आज के टाइम में रेट ऑफ एक्सचेंज कैसे डिटरमाइन किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। आगे इस चैप्टर में आपको समझ में आएगा कैसे कैलकुलेट किया जाता है। लेट्स सी, फिर भी एक बार हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को पढ़ लेते हैं। क्या कहता है, कहता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इज दैट रेट विच इज डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। अगर आपको याद हो +1 में आपने एक चैप्टर किया था जहां पर प्राइस डिटर्मिनेशन करते थे, तो वहां पर हम ऐसे डिमांड कर्व ड्रॉ करते थे और सप्लाई कर्व ड्रॉ करते थे, जहां पर दोनों कर्व एक दूसरे को कट करती थी, वो आपका इक्विलिब्रियम प्राइस आ जाता था और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी की है ना। तो बस फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट भी यही है, यहाँ पर आप फॉरेन करेंसी को सिंपल एक कमोडिटी मान के चलना, आपका काम आसान हो जाएगा कि कब किसी कमोडिटी की डिमांड बढ़ेगी, कब किसी कमोडिटी की सप्लाई घटेगी या सप्लाई बढ़ेगी, आपको चैप्टर इजीली समझ में आ जाएगा। अच्छा, इसको क्या कहा जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्री एक्सचेंज रेट। क्यों फ्री एक्सचेंज रेट? बिकॉज इट इज डिटरमाइंड बाय द फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई। फ्री क्यों कहा जाता था इसको फ्री प्ले? बिकॉज ये किस चीज के ऊपर डिपेंड होता था, मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई के ऊपर। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है इसमें, द एक्सचेंज रेट कहां पर इक्विलिब्रियम होगा, मैंने आपको बता दिया कौन सा प्राइस चलेगा, जहां डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर होगी। द एक्सचेंज रेट एट विच डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी इज इक्वल्स टू सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, इट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज या फ्री रेट ऑफ एक्सचेंज भी इसको कहा जाता है। तो ये सिंपल था जी आपका। अगर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की बात करें तो कोई गोल्ड नहीं चाहिए, कोई हमें डॉलर नहीं चाहिए, जस्ट सिंपल मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई देखेंगे, जहां डिमांड और सप्लाई बराबर होगी किसी करेंसी की, उसी सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज या फिर फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज बोला जाएगा। नेक्स्ट मैंने ये स्लाइड ना टॉपिक्स की जगह क्वेश्चंस में कन्वर्ट कर दिया, बेसिकली ये टॉपिक्स ही है छोटे छोटे। ठीक है, अगला आता है हमारे पास, व्हाट इज डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड क्या होती है? अच्छा, अगर मैं फॉरेन एक्सचेंज की जगह यहाँ पर कोई प्रोडक्ट लिख दूं, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, उसकी डिमांड के बारे में पूछूंगा तो क्या आंसर आएगा? तो हम तो यही जानते हैं +1 से, डिमांड का मतलब क्या होता है भाई कि प्राइस और डिमांड का रिलेशन नेगेटिव होता है, प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटती है, प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ती है। तो सिंपल यहाँ भी वही पढ़ने वाले हैं हम। डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, देखो पहली लाइन में लिखा हुआ है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इज इनवर्सली रिलेटेड टू रेट ऑफ एक्सचेंज। डिमांड इज इनवर्सली रिलेटेड टू रेट ऑफ एक्सचेंज। समझते हैं जरा, मान लो $1 आज 80 रुपए का है, ठीक है, जो भी डेट है आज, $1 की वैल्यू कितनी है, 80 रुपए की है, और आपको डॉलर परचेज करने हैं फॉर एग्जाम्पल इंपोर्ट के लिए। अगर सडनली ये $1 की वैल्यू ₹85 हो जाएगी, कि $1 में पहले मुझे 80 रुपए देने पड़ते थे, अब मुझे 85 रुपीज देने पड़ते थे, तो आप ज्यादा डॉलर कब परचेज करोगे? जब वो $1 80 रुपए का पड़ रहा है तब, या जब वो डॉलर $1 कितने का हो गया, 85 का हो गया है तब? तो 100% आपका आंसर होगा कि जब $1 80 रुपए का है तब, बिकॉज 85 में तो कॉस्टली हो गया ना, प्राइस बढ़ गया तो डॉलर की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यही चीज समझानी है। जैसे नॉर्मल प्राइस एंड डिमांड का रिलेशन पढ़ा है हमने, वैसे ही बिल्कुल वैसा ही रिलेशन यहाँ पर रेट ऑफ एक्सचेंज एंड फॉरेन करेंसी का है। इनवर्स रिलेशन है, मतलब जब जब रेट बढ़ेगा किसी फॉरेन करेंसी का, उसकी डिमांड कम हो जाएगी।
जब जब रेट ऑफ एक्सचेंज गिरेगा उस करेंसी की डिमांड बढ़ जाएगी। सेकंड पॉइंट में क्या कहता है, हायर द रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लोअर द डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी एंड वाइस वर्सा। जब जब रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ेगा फॉरेन करेंसी की डिमांड कम हो जाएगी, जब जब फॉरेन करेंसी के रेट गिरेंगे फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ जाएगी। इसलिए फॉरेन करेंसी का जब हम डिमांड कर्व ड्रॉ करते हैं तो इसका जो स्लोप होता है वो क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। कैसा डाउनवर्ड स्लोपिंग, देखो जरा, वैसे नीचे बनाया हुआ है बट मैं शॉर्ट में थोड़ा सा यहाँ समझा देता हूँ आपको। यहां पर लेंगे हम रेट ऑफ एक्सचेंज, नीचे लेंगे हम क्वांटिटी। मान लो पहले 70 रुपए चल रहा था $1 का रेट, तो हमारी क्वांटिटी डिमांड कुछ ऐसी थी, सपोज टू बी 200 मिलियन। अब ये डिक्रीज हो गया 65 पर आ गया, तो हो सकता है हम ज्यादा डिमांड करेंगे। 200 की जगह हम कितनी डिमांड कर ले, $400 की डिमांड कर ले, $400 मिलियन की डिमांड कर ले। तो जब इन पॉइंट्स को ऐसे ड्रॉ करेंगे हम तो ये क्या बन गया, मेरा डिमांड कर्व बन गया, दैट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व ऑफ फॉरेन करेंसी। या डॉलर लिया है तो डॉलर समझ लेते हैं। देखो जरा डायग्राम बनाया हुआ है मैंने, बिल्कुल सेम वैसे ही डायग्राम बनाया हुआ है, ध्यान से देखो। क्या कहते हैं, जब 70 रुपए डिमांड थी, 70 रुपए प्राइस था, रेट ऑफ एक्सचेंज चल रहा था, मतलब $1 जब 70 रुपए का था तो हम इतनी डिमांड कर रहे थे दिस लेवल पर, 200 मिलियन। और जब रेट डिक्रीज होकर 60 हो गया तो हमने डिमांड कितनी कर दी, 300 कर दी। इन पॉइंट्स को हमने प्लॉट किया और ये मेरा डिमांड कर्व बन गया, डीडी डाउनवर्ड स्लोपिंग। ये डिमांड कर्व ऑफ मेरा डॉलर हो गया। ठीक है जी। तो जब डायग्राम बनाते हैं तो डायग्राम की एक्सप्लेनेशन देना बहुत जरूरी होता है, वो पढ़ लेना प्लीज। फिर आता है सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। अब फॉरेन करेंसी की सप्लाई क्या होती है, जैसे नॉर्मल प्रोडक्ट की सप्लाई का रिलेशन पढ़ते हैं हम। नॉर्मल रिलेशन +1 में क्या पढ़ा है हमने, कि भाई प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई का रिलेशन पॉजिटिव होता है। जब प्राइस बढ़ता है क्वांटिटी सप्लाई बढ़ जाती है, जब प्राइस कम होता है क्वांटिटी सप्लाई कम हो जाती है। चलो पहले एक एग्जांपल समझते हैं, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लो आपके पास पर्टिकुलर प्रेजेंट टाइम में $1000 रखे हुए हैं। ठीक है जी, $1000 की आपने इन्वेस्टमेंट, $1000 आपके पास पड़ा है, आपको ये डॉलर सेल करना है। अच्छा, अभी रेट चल रहा है $1 का, सपोज टू बी 85 रुपीज। ठीक है, मैं कहूं कि ये $1 90 रुपीज का हो गया है, तो बताओ आप कब बेचना पसंद करोगे, जब वो 85 पर है तब, या जब वो ₹90 पर है तब। तो भाई अगर मुझे ऑप्शन मिलेगा बेचने का तो मैं 85 पर क्यों बेचूंगा, मैं तो 90 पर बेचूंगा। 100 हो गया तो मेरे पास जितना डॉलर होगा और सप्लाई कर दूंगा। अच्छा, अगर गलती से रेट कम हो जाए, $1 70 रुपीज पर आ जाए, फिर बेचोगे क्या, फिर तो बिल्कुल नहीं बेचूंगा भाई मैं, फिर तो मैं वेट करूंगा दोबारा से 85 पर कब आए, 90 पर कब आए। सीधा रिलेशन, जैसे जैसे रेट ऑफ इंक्रीज होगा हम डॉलर की सप्लाई बढ़ा देते हैं, जैसे जैसे रेट ऑफ डिक्रीज होगा डॉलर की सप्लाई कम हो जाएगी। प्राइस और डिमांड में तो यही रिलेशन होता है, प्राइस डिमांड में नेगेटिव रिलेशन होता है, प्राइस सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन होता है। देखो क्या कहता है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट supply of foreign exchange is positively related to rate of exchange. When rate of exchange is higher, supply of foreign exchange will also be higher and vice versa. जब जब रेट बढ़ेगा सप्लाई फॉरेन करेंसी की बढ़ जाएगी, जब जब रेट घटेगा फॉरेन करेंसी की सप्लाई कम हो जाएगी। अब अगर हम इसका डायग्राम देखेंगे तो बड़ा सिंपल है। जब $1 60 रुपए का था, मतलब 1:60 चल रहा था, तो हम इतनी सप्लाई कर रहे थे क्यू पर, और जब ये $70 पर हो गया तो हमारी सप्लाई Q1 हो गई। ठीक है, और ऐसे में हमारा जो सप्लाई कर्व आया, दिस इज अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व SS। क्यों अपवर्ड स्लोपिंग, बिकॉज ऑफ पॉजिटिव रिलेशनशिप। तो दो चीजें ये समझ ली हमने, डिमांड एंड सप्लाई समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज आगे बड़ा काम आएगा। अब ये इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज को अच्छे से समझ लेते हैं हम। वैसे तो मैंने ये ना आपको पहले ही बता दिया, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को ही इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को ही इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। लेट्स सी इसमें क्या होता है। अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 13 थोड़ा भी याद हो, लास्ट चैप्टर वहां पर यही तो सीखा था कि किसी कमोडिटी का प्राइस कैसे डिसाइड किया जाता है। जब फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस हो, मतलब
डिमांड एंड सप्लाई पर सारी चीजें चल रही हो तो प्राइस कैसे डिसाइड किया जाता है? प्राइस डिसाइड किया जाता है बाय डिमांड एंड सप्लाई, जहां पर मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई को मैच करती है। यहाँ भी एग्जैक्ट वही चीज पढ़ने वाले हैं हम। यहाँ पर बस किसी कॉमोडिटी का प्राइस नहीं निकाल रहे हैं, किसका प्राइस निकाल रहे हैं? डॉलर का। और प्राइस की जगह वर्ड क्या यूज कर रहे हैं हम? रेट ऑफ एक्सचेंज यूज कर रहे हैं। तो देखो, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज अकर्स वेयर सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इज इक्वल्स टू डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी, जहां पर सप्लाई किसके बराबर हो जाएगी? डिमांड की। किसकी? फॉरेन करेंसी की। उस सिचुएशन को इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। अब इट इज डिटरमाइंड बाय फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस इन इंटरनेशनल मनी मार्केट। मतलब मनी मार्केट में, इंटरनेशनल मनी मार्केट में डॉलर की डिमांड कितनी है, डॉलर की सप्लाई कितनी है, उस चीज के ऊपर डिपेंड करती है। अगर हम डायग्रामेटिकली देखें तो रेट ऑफ एक्सचेंज कैसे आएगा? जहां पर डिमांड कर्व सप्लाई कर्व को कट करेगा, उस सिचुएशन में आपकी का जो रेट होगा वो कौन सा रेट मिलेगा आपको? इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज मिलेगा। चलो समझते हैं जरा इसको हम। देखो, DD इज योर डिमांड कर्व ऑफ फॉरेन करेंसी, समझ में आ रहा होगा। SS इज योर सप्लाई कर्व ऑफ फॉरेन करेंसी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। जहां पर दोनों कर्व ने कट किया, ये रेड कलर का मैंने सर्कल बनाया, ये कौन सी सिचुएशन होगी? इक्विलिब्रियम की सिचुएशन होगी। ये हमारा इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज आ गया और नीचे हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गई। ये लाइनें सीधी लगानी है आपने, स्केल वगैरह यूज करना, मेरे पास तो स्केल है नहीं। ठीक है जी, तो समझ में आई मेरी बात। अब मैं दो एक बातें आपको बताता हूँ, थोड़ा सा डायग्राम को ना दोबारा बताता हूँ, थोड़ी सी चीजें आपको और क्लियर होंगी। देखो, थोड़ा सा कंसेप्ट डिमांड एंड सप्लाई वाला यहाँ पर लगेगा। यहाँ लिखेंगे हम रेट ऑफ एक्सचेंज। ये मेरा डिमांड कब आ गया? और ये मेरा सप्लाई कब आ गया? जहां पर दोनों ने कट किया मेरा इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज आ गया। ठीक है जी, डिमांड भी किसकी है? फॉरेन करेंसी की। सप्लाई भी किसकी है? फॉरेन करेंसी की। ये मेरा इक्विलिब्रियम रेट आ गया, दिस इज माय इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। जहां पर दोनों कर्व ने कट किया वो तो इक्विलिब्रियम आ गया। ठीक है जी। अब थोड़े से मैं आपको दो बातें बताना चाहता हूं जो ध्यान से समझनी है आपने। देखो, अगर इस डायग्राम में हम बात करें, इस डायग्राम में हम बात करें यहाँ की, ध्यान से देखना, ये वाली सिचुएशन दिख रही है, समझ में? व्हाइट कलर की लाइन। तो अगर मैं यहाँ पर F और G एक पॉइंट बना दूं तो F और G क्या दिखा रहा है? सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, क्योंकि मेरा सप्लाई G पॉइंट पर है और डिमांड मेरा F पॉइंट पर है। सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड। तो अगर मार्केट में किसी चीज की सप्लाई ज्यादा हो जाए, डिमांड कम हो जाए, तो उसका क्या इंपैक्ट होता है? जिस चीज की सप्लाई ज्यादा है उसके प्राइस क्या होने शुरू हो जाते हैं? फॉल। तो यहाँ पर अगर डॉलर की सप्लाई ज्यादा है, मान लेते हैं इसको हम डॉलर समझ लेते हैं, डॉलर की सप्लाई ज्यादा है तो डॉलर के रेट क्या होंगे? डिक्रीज होने शुरू हो जाएंगे। जब रेट डिक्रीज होगा तो सप्लाई क्या होगी हमारी? सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट होती है और डिमांड डिमांड एक्सटेंड होता है। डिमांड क्या होगा? एक्सटेंड। समझो इस सिचुएशन को, इसको बोला जाता है सरप्लस। क्या बोला जाता है? सरप्लस। सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड। जब सप्लाई ज्यादा है किसी चीज की, डिमांड कम है, तो प्राइस फॉल होने लगेंगे। यहाँ प्राइस की जगह क्या वर्ड यूज करेंगे हम? रेट ऑफ एक्सचेंज। मतलब कि डॉलर का रेट ऑफ एक्सचेंज गिरने लगेगा। जब किसी चीज के रेट गिरते हैं ना तो उसकी सप्लाई क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट। सप्लाई धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होकर नीचे आने लगेगी। और डिमांड के ऊपर ऑपोजिट, क्योंकि प्राइस गिर रहा है तो डिमांड बढ़ेगी। तो जब रेट ऑफ एक्सचेंज गिरेगा तो डिमांड F से एक्सटेंड होकर वापस E की तरफ आने लगेगी। सप्लाई का कॉन्ट्रैक्शन, डिमांड का एक्सटेंशन, कहीं ना कहीं जाकर दोबारा से इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज निकाल देगा। अच्छा, अब ऐसे ही नीचे एक सिचुएशन बन रही है, इसको भी समझते हैं जरा। व्हाइट कलर की लाइन मैंने लगाई है, GH हो गया, G हो गया, इसको H और I कर लेते हैं। तो H और I जो सिचुएशन बनी, यहां पर मेरी डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई है। डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई का मतलब क्या हो गया? शॉर्टेज हो गया। किस चीज की?
फॉरेन करेंसी की, डॉलर की शॉर्टेज हो गई है मेरे पास। जब मार्केट में किसी चीज की शॉर्टेज होती है तो उसके प्राइस क्या हो जाते हैं, प्राइस राइज। यहाँ पर प्राइस तो वर्ड है, बोलेंगे नहीं हम, प्राइस की जगह क्या बोलेंगे, रेट ऑफ एक्सचेंज क्या होने लगेगा, इंक्रीज होने लगेगा। जब किसी चीज का प्राइस राइज होता है यानी कि रेट ऑफ एक्सचेंज अगर बढ़ेगा तो उसकी सप्लाई क्या होगी, सप्लाई होगी एक्सटेंड। सप्लाई क्या होगी, एक्सटेंड। तो जो सप्लाई पॉइंट एच पर पड़ी है, पॉइंट एच से वो मूव करेगी कहां पर, ई की तरफ, सप्लाई एक्सटेंड होने लगेगी। और डिमांड क्या होगी, डिमांड होगी कॉन्ट्रैक्ट। जो डिमांड आई पर है ये कॉन्ट्रैक्ट होकर एच ई की तरफ आने लगेगी और आपका इकोनॉमी में फिर से इक्विलिब्रियम रिस्टोर हो जाएगा। इसी को बोला जाता है फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, कि वो मार्केट एडजस्टमेंट कहते हैं, डिमांड सप्लाई अपने आप सब कुछ एडजस्ट कर लेगी। अगर डिसइक्विलिब्रियम है तो वो अपने आप इक्विलिब्रियम में जाता है। डन। तो ये हमारा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट या इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज हो गया। इस लेक्चर में इतना ही कवर करेंगे, अगले लेक्चर में हम डेप्रीशिएशन एप्रिशिएशन से रिलेटेड टॉपिक करेंगे। टिल देन आप इस लेक्चर को ध्यान से देखना, देखने के बाद ही आपको पता लगेगा, देन नेक्स्ट लेक्चर में आगे कवर करेंगे हम। थैंक यू सो मच।